गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ईश्वर से हमारी यही कामना है कि आप अपने परिवारों के साथ अपने घर पर कुशलता के साथ रहें और जो ये दुखद समय है जो काफ़ी कष्ट साध्य है, हर परिवार, हर गांव, हर शहर कहीं ना कहीं संघर्ष करता हुआ प्रतीत हो रहा है। आज हमारा देश ऐसे समय से गुजर रहा है जिसे एक तरीके से कहा जाए कि अब तक का हमारे जीवन का सबसे भयंकर समय इस समय चल रहा है। पिछला वर्ष हम कठिन मान रहे थे, लेकिन कहते हैं आने वाला समय की कुछ पता नहीं होती और वर्तमान समय पीछे आने वाले गए हुए समय से भी ज़्यादा कहीं कठिन है। जो गांव हमारे अब तक सुरक्षित थे, आज कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और आए दिन कोई ना कोई दुखद समाचार सुनने को मिल ही जाता है। इसी बीच इस विकराल समस्या के बीच में हम कुछ पल मानते हैं दुख है, संघर्ष है, तो इससे पार भी पाएंगे और जो आज समय कठिन चल रहा है ये कभी खुशहाली के रूप में आएगा। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और बेवजह घर से बाहर ना निकलें, ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें क्योंकि छोटी छोटी दिक्कतें, थोड़े थोड़े स्वाद हमें हमारे शरीर को बीमार कर रहे हैं। इन चीज़ों से बचना है, लेकिन हमें अपना अध्ययन कार्य भी प्रारंभ रखना है क्योंकि एकमात्र यही माध्यम बचा हुआ है। हम अपने विचारों से आपको अवगत करा सकते हैं, आपके विचार सुन सकते हैं। आज हिंदी ग्रामर के एक महत्वपूर्ण अध्याय के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ और यूँ कहें तो हमारे हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण लेसन जिससे कि हम हिंदी ग्रामर की बारीकियों को इस लेसन के अध्याय के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे और इसमें एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तथ्य आपके सामने उजागर होंगे, प्रस्तुत होंगे। आप आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। मैं कुछ चीज़ें पहले प्रारंभ कर रहा हूँ। देखिए, पहला क्या है, हम यूँ कहें कि हमारे प्रत्येक वर्ष हमारी हिंदी ग्रामर की बुक का सेकेंड लेसन यही होता है। क्या? वर्ण विचार। वर्ण शब्द को देखते ही आपके दिमाग में कुछ प्रश्न आ रहे होंगे, आखिर वर्ण होता क्या है, वर्ण है क्या? देखिए, अगर मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, क्लास में होते तो बड़े विस्तार से बताते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है फिर बच्चे देखते नहीं है। मैं सिंपल उदाहरण से क्लियर करता हूँ। मैंने लिखा एक शब्द कमल, जो कि शब्द है अपने आप में, हम वाक्य भी लिख सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कोई किताब है, किताब के बाद में इसके बनेंगे लेसन के बाद में बनेंगे पेज के बाद बनेंगे पैराग्राफ के बाद बनेगी पंक्ति के बाद में बनेगा एक सेंटेंस, वाक्य, और वाक्य के बाद में बनेगा शब्द, और शब्द की जो अंतिम सबसे लास्ट या सबसे छोटी इकाई जो होगी शब्द से बाद में, अगर मैं इसको इस प्रकार लिखूं, यानी कि मैंने इसके टुकड़े कर दिए, क्या हम इसको और तोड़ सकते हैं? हाँ, तोड़ सकते हैं। इसके स्वर को अलग कर सकते हैं, बस इसके अलावा सिर्फ हम स्वर को अलग कर सकते हैं और इसके आगे इसको हम नहीं तोड़ पाएंगे, यानी कि इसके आगे हम इसको नहीं तोड़ पाएंगे, यानी कि स्वर को अलग हम कर सकते हैं लेकिन इससे आगे इसको नहीं तोड़ पाएंगे। क्या हम इससे आगे तोड़ सकते हैं? इसको नहीं तोड़ सकते। ये लास्ट इकाई है हमारी इस भाषा की, लास्ट इकाई, अंतिम इकाई है हमारे भाषा की वर्ण। परिभाषा भी यही आती है कि वह सबसे छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, क्या कहलाता है? आपका वर्ण कहलाता है। सिंपल परिभाषा समझ के चलना है, टाइम भी कम लगे और फटाफट आप समझते चलें। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। ठीक है, यानी कि जिसके और टुकड़े हम ना कर सके, आप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है, और जब बहुत सारे वर्ण एक क्रम में के सार्थक क्रम में कहीं लिखे जाते हैं और वो क्या कहते हैं बेटा? सपोज करिए, अब हमने यहाँ पे जैसे आपका पहले स्वर हो गया आ, ई, उ, ऐसे डैश, यानी कि एक क्रम में मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो एक क्रम ये था कि हमने आ लिखा, फिर का लिखा, फिर खा लिखा, फिर बा लिखा। वर्ण तो ये भी हैं,
लेकिन वर्णमाला नहीं है। वर्णमाला क्या है? ये है वर्णमाला। आप समझते चलना बेटा, इसमें आता रहेगा वर्णमाला। परिभाषा आती है वर्णों का क्रमबद्ध समूह। वर्णों का क्रमबद्ध समूह आपका वर्णमाला कहलाता है। क्रमबद्ध होना चाहिए। वर्ण तो ये भी है, वर्णमाला नहीं है। आप देखते हैं मोतियों की माला होती है, एक क्रम में होती है। हर एक मोती को उसके हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से, क्रम के हिसाब से सजाया जाता है, तो वो माला बनती है। इसी प्रकार ये है, अगर सही से है तो वर्णमाला है, अन्यथा कुछ नहीं। वर्ण है लेकिन वर्णमाला। वर्णमाला क्या? वर्णों का सार्थक क्रम, आपको वर्णमाला कहना। देखिए आपकी बुक में जो जो टॉपिक है, मैं हर एक टॉपिक एक क्रम वाइज आपको डिस्कस करता चलूँगा, आप आसानी से उसको समझ पाएंगे। ठीक है, हमारी दो चीज़ें क्लियर हुई। वर्ण की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। दूसरा क्या है? वर्णमाला, वर्णों का सार्थक समूह वर्णमाला कहलाता है। अब आता है कुल वर्ण। कुल वर्ण कितने हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे स्वर होते हैं कितने? 11। मैं कुल वर्ण बता रहा हूँ, बाद में हालांकि बताते रहेंगे, सारी चीज़ें हम करके चलेंगे, आप चिंता ना करें इस चीज़ को लेके। 11 स्वर हो गए, ठीक है। उसके बाद व्यंजन। व्यंजन में देखिए अलग अलग मैं वो कर देता हूँ व्यंजन को। जैसे कि आपका स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन कितना होता है बेटा हमारा? 25, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन कितना है? 4, ये रिलेवल। उष्ण व्यंजन है कितना होता है? 4। संयुक्त व्यंजन है कितना होता है? 4। देखिए ये हमारा टोटल हुआ 4 4 8 4 12, 12 5 17, 17 का 7, हासिल लगा 1 2 और 1 3, 37 ये हुआ। 37 11 को जोड़ेंगे जब 37 जमा 11, 7 और 1 8 4 48, तो ये हो गया। अब क्या बचा? हमारा टोटल जो होता है वो होता है 52। देखिए इसके अलावा हमारे कुछ आगत ध्वनियाँ हैं। आगत ध्वनि बोले तो देखिए आप देख पाएंगे ड और ढ, इस प्रकार ये दो आगत ध्वनियाँ हैं। ये आता है विसर्ग और अनुस्वार अनुनासिक, उनको भी काउंट किया जाता है। ये आपका टोटल 52 के आसपास बैठता है। अपनी बुक में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर। अगर टोटल गिनती की बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है संयुक्त व्यंजन हो गए इसमें 4, इसके बाद आगत ध्वनियाँ हो गई, उष्ण व्यंजन हो गए, पे और फे, इसमें कुछ टोटल आपका 52 बैठेगा। 11 2 33 2 4, यानी 2 और 2 2 बार दिया हुआ है। ये आपका अनुसार और विसर्ग, दो तो ये हो गए, और एक अनुसार और विसर्ग। अनुसार जो ऐसे बनता है ऐसे वाला, और विसर्ग ऐसे बनता है ऐसे वाला, तो ये हमारा 4 बनता है। और टोटल जब बैठता है हमारा 52। फिर से मैं एक बात दोहराना चाहूँगा, 11 स्वर होते हैं, 4 हमारी ये 2 आगत ध्वनि है और 2 अनुस्वार और विसर्ग है। 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है, 11 4 उष्ण व्यंजन श और छत्रज्ञ 4 हमारा संयुक्त व्यंजन है। टोटल बैठता है हमारा 48, 4 ये होता है, टोटल बनता है 52। हमारे टोटल वर्णों की संख्या कितनी हुई? 52। यहाँ तक समझ में आया? चलिए इसके आगे हमारा स्वर और व्यंजन स्टार्ट होगा। वर्णों का कितना भेद है? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्वर होता है, व्यंजन होता है और अयोगवाह होता है, यानी कि स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। मैं आपको तीनों चीज़ों को अलग अलग आपको परिभाषित कर रहा हूँ। देखिए वीडियो ज़्यादा बढ़ाना हो इसलिए थोड़ी सी रफ्तार हमने मेंटेन की हुई है, अन्यथा आराम से लेकर चलेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा और क्लियर होने में थोड़ी सी समस्या आएगी ना। मैं स्वर लेकर चलता हूँ पहले अपना। देखिए स्वर, पहले व्यंजन के भेद में स्वर होता है, व्यंजन होता है, अयोगवाह होता है। मैं आपको स्वर लेके चल रहा हूँ पहले। देखिए स्वर क्या है? देखिए जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से प्राणवायु यानी हवाएं निकलती हैं, और कभी कभी वो हमारे मुख को स्पर्श करती है, कभी नहीं करती है। हमारा जो वर्णों का भाषा विज्ञान है वर्णों का, वो वैज्ञानिक है। वो हर तरीके से हर एक वर्ण अपने आप को सिद्ध करता है। स्वरों की बात करें, देखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से, 2 प्रकार से परिभाषाएं आती है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है स्वर कहलाते हैं, या जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की सहायता न लेनी पड़े स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है हमारी बेटा? 11। कौन कौन से?
आपका, ठीक है, सारे लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, आप अपना में देख सकते हैं आपका इस प्रकार सारे आपका 11 स्वर रहेगा और हर एक की मात्राएं हैं, हर एक की अपनी अपनी मात्राएं हैं, आप देख पाएंगे। चलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को रोक के एक बार लिख देता हूँ, सारे को सजा देता हूँ, उसके बाद हम इस पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। हाँ चलिए देखिए, आपके सामने मैंने स्वर लिखा हुआ है। स्वर में बता रहा था कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वो आपके स्वर कहलाते हैं। देखिए आपके हिंदी वर्णमाला में, हमारे हिंदी भाषा में कुल वर्ण होते हैं कितने, हमारे कितने स्वर होते हैं, आपके टोटल होते हैं 11 स्वर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे टोटल 11 स्वर हैं और प्रत्येक की अपनी अपनी मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और प्रत्येक की अपनी अपनी मात्रा है, सिर्फ आ को छोड़ के। आप नार को छोड़ के मात्रा नहीं है, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। देखिए आपका स्वरों के भेद में ह्रास स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। देखिए वर्णों का अलग अलग प्रकार से विभाजन किया जाता है, अलग अलग तरीके से स्वरों का, व्यंजनों का आपका डिवाइडेशन है, विभाजन है। यहाँ सिंपल तौर से उसके उच्चारण में लगने वाले समय के स्थान, मतलब समय जो लगता है किसी स्वर के उच्चारण में, उस लगने वाले समय के आधार पर हम यहाँ पे आपके सामने विभाजन प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए स्वर हो गए, इनकी मात्राएं हो गई। ह्रास स्वर, देखिए ह्रास क्या था कहते हैं, ह्रास स्वर एक तरीके से कहा जाए जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी कि बहुत कम समय लगे, कम समय में इनको उच्चारण किया जा सके, आपका ह्रास स्वर कहलाता है। और इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से, आपका अपनाद, छोटी पे इमली, उल्लू एंड ऋषि। आपका ऋषि छोटा उल्लू और उल्लू होता है छोटा ऊ, आपका अपना छोटी पे, ठीक है। ये 4 आपके आते हैं ह्रास, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे, आपका ह्रास स्वर कहलाता है। दीर्घ स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रास स्वर से 2 गुना समय लगे, यानी 2 गुना समय लगेगा आपका किससे, ह्रास स्वर से। जब 4 आपके ह्रास स्वर हो गए तो इसके बाद जो बचे क्या कितने कहलाएंगे, दीर्घ स्वर कहलाएंगे। कितने होते हैं, 7, याद रखना। 4 ह्रास स्वर हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। इसके बाद आता है पलुत स्वर। देखिए पलुत स्वर जो है, इसका जो सिंबल होता है इस प्रकार होता है, 3 का सा होता है और ये बहुत कम प्रयोग होता है, खास तौर से जब हम किसी को आवाज़ देकर बुलाते हैं। सपोज करिए कोई दूर खड़ा हुआ है, अरे यहाँ आ जाइए आ जाइए, बस ओम, ओम की ध्वनि करते हैं तो आपका पलुत स्वर का होता है, ठीक है। बहुत कम प्रयोग पलुत स्वर का, ज़्यादा उपयोग नहीं है। तो ये हमारा स्वरों का एक तरीके से विभाजन हुआ। 11 स्वर हैं, सभी की अपनी अपनी मात्राएं हैं, सिर्फ आप नार को छोड़ दिया जाए, इसको मैं अभी बताऊंगा। और ये हमारे स्वरों के भेद हो गए, ह्रास स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। ह्रास स्वर 4 हैं, दीर्घ स्वर 7 हैं, पलुत स्वर हमारा 1 है। 3 नहीं है, ये 1 है। ओम, जैसे ओम की ध्वनि आएगी इस प्रकार ओम लिखा जाता है, बीच में ये आ जाता है, ठीक है, ओम की ध्वनि हो गई। तो ये आपका हो जाता है स्वरों का विभाजन, ठीक है। उसमें लगने वाले समय के आधार पर हम स्वरों का विभाजन करते हैं। इसके बाद आता है हमारा व्यंजन। देखिए व्यंजन होता क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। देखिए सभी जितने भी आपके वर्ण हैं, स्वरों को छोड़ दिया जाए, स्वरों के बाद जितना भी उच्चारण होता है व्यंजनों का, वो स्वरों की सहायता से होता है। हम देख पाएंगे यहाँ पे सिर्फ आपनार की कोई मात्रा नहीं थी, बेचारा बहुत दुखी हुआ, बड़ा परेशान हुआ। इसने कहा यार मेरे पास तो कोई स्पेशल पावर नहीं है। इनके पास, सबके पास स्पेशल पावर थी। आप देख पा रहे हैं सबके पास अपने अपने ब्रह्मास्त्र हैं, सबने अपने अपने शॉर्ट रूप धारण कर लिए हैं, लेकिन बेचारे ये लल्लू लेके ऐसे बड़े परेशान हुए, कहने लगे यार मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अब इसने बड़ी तपस्या की, तपस्या के बाद में और ईश्वर ने कहा, अल्लाह ने कहा कि नहीं भाई तुझको स्पेशल पावर देते हैं, कि ये तो इनको पावर मिली, हम तुमको स्पेशल पावर देते हैं। बोला वो क्या महाराज? बोला ऐसे करना, इसके बाद जितने भी व्यंजन आएंगे तुम सबके साथ लग जाना। और अपनार बड़ा खुश हुआ, अरे मजा आ गया तो हम सबके साथ लगेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी व्यंजन बाद में आते हैं वो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। परिभाषा बनती है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए वो आपके क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आता है व्यंजन, यानी कि जिन, एक तरीके से कहा जाए जिन व्यंजनों या जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उनको क्या कहते हैं बेटा, व्यंजन कहते हैं। देखिए थोड़ा रफ करने में दिक्कत आ रही, कोई नहीं, टाइम बर्बाद होता है इसलिए मैं सोच रहा था वो कैसे किया जाए। इसके बाद देखिए व्यंजन, व्यंजन
व्यंजन की परिभाषा मैंने बताई कि जिन आप देख पाएंगे बोलते क्या नहीं बोलते क, इस प्रकार बनता है, यानी कि ये जो है सबके साथ लग गया, सबके साथ लग गया ये वाला कौन सा आपनार। बड़ा खुश हुआ ईश्वर अल्लाह ने इसको लगा दिया, परमपिता परमेश्वर ने इसको साथ भेज दिया कि तू जा सबके साथ लग जा। क ख ग ग कह के नहीं क ख ग ग अणा चा 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 जना, जब मतलब सबके साथ लगा हुआ है। ठीक है, उम्मीद है व्यंजन की परिभाषा आपको समझ में आई होगी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है आपका व्यंजन कहलाता है। ठीक है, मैं अब व्यंजन के भेद बता रहा हूँ, थोड़ा सा फिर से लिख देता हूँ बोर्ड पे, आपको स्पष्ट होगा। फिर से प्रारंभ करते हैं। हाँ चलिए व्यंजन पे आते हैं। मैंने व्यंजन की परिभाषा बताई कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फैन बंद किया हुआ है तो गर्मी लगती है काफ़ी ज़्यादा। चलिए प्रारंभ करते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्वर हो गया, व्यंजन मैंने बताया जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाता है। इसके बाद है व्यंजन के भेद। देखिए स्वरों के बाद जितने भी हमारे व्यंजन ही होते हैं, यहाँ पे एक प्रकार से हम इसका विभाजन कर रहे हैं। बहुत सारे अल्प प्राण, महाप्राण बहुत सारा होता है। मैं सिंपल रूप से व्याख्या कर रहा हूँ, उनको भी बारे में बता दूंगा। देखिए पहला भेद हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को समझना पहले। देखिए कैसे लेके माँ तक, क्या कबूतर से लेकर मैं मछली तक जितने भी वर्ण होता है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श माने टच करना, छूना। किसको छूना? देखिए जब हम सॉरी इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख जो हवा निकलती है वो अलग अलग स्पर्श करती है, या हमारी स्वर इंद्री जो हैं वो हमारे अलग अलग तरीके से उच्चारित करते हैं या आवाज देती हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन में 4-5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, तै वर्ग, पा वर्ग, कछ टतप, यानी कि हमारे 5 वर्गों में डिवाइड होता है, विभाजित होता है। पांचों वर्ग के उच्चारण स्थान अलग अलग है। कैसे? कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ है। ये 5 हमारे उच्चारण स्थान हैं स्पर्श व्यंजन के। टोटल संख्या इसमें 25 होती है, यानी कि जो हमारे व्यंजन मुख के अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करेगा ध्वनि करते समय आपका स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। कुल संख्या है 25। अंतस्थ व्यंजन ये हमारे 4 होते हैं, 11 अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उष्ण व्यंजन, उष्ण माने गर्म, जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकले, आपका उष्ण व्यंजन कहलाता है। श श श श ह, आपका 4 हमारा ये है व्यंजन। इसके बाद आता है अतिरिक्त में हमारा ड और ढ, दो आता है ये हमारा। देखिए अलग अलग एक सा लगता है दोनों का, लेकिन इनसे इनकी पहचान क्या है, इनसे कभी भी कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता, ये बीच में प्रयोग होते हैं हमेशा। अतिरिक्त व्यंजन जो होते हैं हमेशा बीच में प्रयोग होते हैं, इनका शब्दों के प्रारंभ में कोई अर्थ नहीं होता, प्रारंभ में नहीं होता इनका। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अयोगवा। देखिए अयोगवा, देखिए स्वर और व्यंजन हुए। अयोगवा वे हैं ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, ये बीच में होते हैं, ना स्वर ना व्यंजन। 3 प्रकार हैं इसके, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। आप जानते हैं अनुस्वार में जब उच्चारण करते हैं तो सिर्फ देखिए मन, अंकित, नाक, इसका उच्चारण करते समय नासिका से आवाज आएगी, मुख से नहीं आएगी। लेकिन अनुनासिक में नासिका और मुख दोनों से आएगी। ठीक है, अनुनासिक में। विसर्ग में 2 बिंदियां होती हैं और है की ध्वनि देता है, है की ध्वनि उच्चारित होती है विसर्ग का उच्चारण, अतः। ठीक है, मन हो गया, इसमें आंख, नाक और मुंह दोनों से उच्चारित होगा आपका अनुनासिक। अयोगवार ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, और हर एक वर्ण का उच्चारण स्थान है अपना अपना, स्वरों का भी है, व्यंजन का भी, सभी के अपने अपने उच्चारण स्थान है, आपकी बुक में दिए हुए हैं। जैसे कि तय वर्ग का है, अगर स्पर्श व्यंजन की बात करें, कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत है, ओष्ठ है। अगर हम इनको चारों को लिख दिया जाए, हम 5 वर्ग हैं इसके, इस वाले के, क, च, ट, त, प, 5 वर्ग हैं इसके, और पांचों के अपने अपने उच्चारण स्थान है। जैसे क वर्ग है, ये कंठ से होगा, क ख ग घ ण, कंठ से होगा। च वर्ग ये तालु होगा, ये डंडा जो तालु से होगा। ट वर्ग कंठ, ताल, मूर्धन्य, तय, मूर्धन्य के जीव का अगला भाग। त कंठ, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, दंती, ता, ता, दंत से होगा, दांत से होगा, दांत में टच, ता, था, दा, धा। ठीक है, और फिर है पा वर्ग, ये ओष्ठ है, होठों का स्पर्श होगा जब इसका उच्चारण करेंगे। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा इसका विभाजन हुआ वर्णों का। इसके अलावा भी प्राणवायु के आधार पर वर्णों का विभाजन आपकी बुक में दिया हुआ है कि अल्प प्राण, महाप्राण, और ये सब हमारे प्राणवायु के आधार पर हैं। यहाँ से मुख से जो हवाएं निकलती हैं उसके आधार पर हैं।
एक उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सघोष, रेघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण महाप्राण में अल्पप्राण तो वे होते हैं, मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। अल्पप्राण वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, कम प्राणवायु निकलती है, प्राण कहलाता है। महाप्राण जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है या अधिक प्राणवायु निकलती है, महाप्राण बोलते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है सघोष, रेघोष। देखिए, कुछ वर्णों के उच्चारण करते समय हमारे कंठ में कंपन कम होता है और किसी में ज़्यादा होता है। तो जो सघोष वर्ण है उनके उच्चारण में हमारे गले से कंपन ज़्यादा होता है, उनको सघोष वर्ण कहते हैं। और अघोष में जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उनको कहते हैं अघोष। जैसे पढ़ के बताता हूँ, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु स्वर तंत्रिका टकरा कर बाहर निकले, टकरा कर निकलेगी, ये प्राणवायु यहाँ से टकरा कर निकलेगी, यानी कंपन पैदा होगा एक तरीके से, और घर्षण पैदा हो, जिससे सघोष वर्ण कहते हैं। घर्षण पैदा हो, कंपन पैदा होगा, घर्षण कहते हैं। अघोष में जिन स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता, एक कंपन नहीं होता, उनको अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद दिया हुआ संयुक्त व्यंजन। संयुक्त आप जानते ही हैं, दो व्यंजनों के मिलने से, जैसे श, कक्षा, जैसे छ है वो क, क जमा श से मिला हुआ है, ऐसे ना कक्षा बन गया। जैसे कि क्या अर्श दिया हुआ है, निश्चय कक्षा, हाँ क और श से मिलके बनेगा, कक्षा हो जाएगा। बेटा इसमें घुसुर मुचुर हो जाएगा ज़्यादा, इसका नहीं। इसके बाद तय है, तय और रै से मिलके बना हुआ है। जय और जय से बना हुआ है, श्रेय बना हुआ है, श्रेय से और रै से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका संयुक्त व्यंजन में जाता है। संयुक्त चार व्यंजन है हमारे, चारों मिलके बने हुए एक दूसरे से, चार दो दो वर्ण इसमें आते हैं। और जब हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं तो भी अलग करके लिखते हैं इनको। आगे था द्वितीय व्यंजन, यानी कि दो एक तरीके से, जैसे पक्का, चमचा, चम्मच, एक आधा वर्ण एक पूरा वर्ण। जैसे इसमें दिया हुआ है, जब एक व्यंजन अपने समरूप व्यंजन से मेल खाए, यानी कि समान रूप वाले व्यंजन से मेल खाए, तो द्वितीय व्यंजन कहते हैं। संयुक्त अक्षर, यानी कि एक तरीके जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर रहित व्यंजन, यानी कि उससे मिले, एक स्वर रहित व्यंजन दूसरे स्वर रहित व्यंजन से मिले, संयुक्त अक्षर। जैसे स्थान, शुद्ध दिया हुआ है आपके बुक में, और स्वाद। देखिए, कोशिश की आपको बताने की, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और कोई दिक्कत होती है आप फिर से पूछ सकते हैं हमसे। हम बता चुके हैं लेसन को, गूगल मीट के माध्यम से भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बताने का प्रयास किया है। कुछ रह जाता था पूछ सकते हैं। चलिए इसी के साथ ओके, धन्यवाद।